हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन 2 के अंतर्गत जो सेकंड प्राप्त का जो सिलेबस है उसमें हम लोग संहिता अध्ययन की बात करेंगे। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 की बात करेंगे, अर्थात उपकल्पनीय अध्याय। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है उपकल्पनीय अध्याय। चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशंस के बारे में, कल्पनाओं के बारे में बात करेंगे कि जो भी संशोधन की कल्पनाएं होती है उससे संबंधित हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बात करेंगे। देखेंगे पहला पॉइंट क्या आता है, अध्याय परिचय। मीन्स अध्याय परिचय का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो, उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो जैसा कि नाम है उपकल्पनीय, उपकल्पनीय का मतलब हो जाएगा कल्पना। और ये जो है चरक सूत्र 15वें चैप्टर के अंतर्गत आता है। चरक सूत्र 15वां चैप्टर के अंतर्गत आता है। और ये 15वां चैप्टर देखा जाए चतुष्क, पर्टिकुलर किस चतुष्क में आता है, तो पर्टिकुलर कल्पना चतुष्क में आता है। तो कल्पना चतुष्क में 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें देखा है कि चैप्टर नंबर 12 स्नेहाध्याय, चैप्टर नंबर 13 स्नेहाध्याय, चैप्टर नंबर 14 स्वेदाध्याय। अर्थात स्नेहन स्वेदन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कल्पना चतुष्क का, जो तीसरा चैप्टर है, एक तरह से उपकल्पनीय अध्याय है, जिसमें हम लोग विभिन्न औषधि योगों की बात करेंगे, डिफरेंट प्रिपरेशंस की बात करेंगे जो कि वमन विरेचन संशोधन में उपयोग होते हैं। तो हम लोग किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन देंगे, तो बोलेंगे कि चरक सूत्र 13 जो कि स्नेहाध्याय है, चरक सूत्र 14 जो कि स्वेद अध्याय है। इसमें क्या करता था, जिस व्यक्ति का स्नेहन और जैसे किसी व्यक्ति का संशोधन कराना है, संशोधन मतलब वमन विरेचन नस्य वस्ती रक्तमोक्षण इत्यादि संशोधन में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वमन विरेचन इत्यादि कराना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ें दिया है, क्या करना होता है, उसका प्रॉपर स्नेहन कराया जाता है, उसका प्रॉपर स्वेदन कराया जाता है। स्नेहन स्वेदन के बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग संशोधन कराते हैं, अर्थात या वमन कराएंगे, चाहे विरेचन कराएंगे, चाहे बस्ती कराएंगे, चाहे नस्य कराएंगे। डिपेंड करता है कि उसको कौन सी व्याधि है और कौन से चिकित्सा साध्य है, किसके द्वारा ठीक होगा। तो यही क्लियर कट है कि स्नेहन स्वेदन के बाद वमन विरेचन करवाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उपकल्पनीय अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपकल्पनीय में कल्पना टर्म आया है। कल्पना मतलब होता है प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन का मतलब योग, योग मतलब होता है कि पर्टिकुलर वमन विरेचन के लिए कौन कौन से योग होंगे, कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर होगी जिसको वमन में यूज कर सकते हैं, जिसको वमन विरेचन में यूज करते हैं, जिसको नस्य में शिरोविरेचन में इत्यादि में यूज करेंगे। तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो ये आपका एक अध्याय परिचय क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरा आपका सिद्धांत विवरण। आप जो संहिता पढ़ते हो तो बिल्कुल इस बार बिल्कुल क्लियर कट है, एक एक करके देखेंगे सिद्धांत विवरण। अर्थात कि जो उपकल्पनीय अध्याय है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, उस चैप्टर के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ने हैं। तो उसमें देखेंगे सिद्धांत विवरण के अंतर्गत पहला पॉइंट जो है संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह। आपके सिलेबस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह। तो देखेंगे एकदम शब्द क्लियर है, संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है कि चाहे वमन हो सकता है, विरेचन हो सकता है, बस्ती हो सकता है, नस्य हो सकता है, रक्तमोक्षण हो सकता है, शिरोविरेचन हो सकता है। नस्य को ही हम लोग शिरोविरेचन भी बोलते हैं, नस्य भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह का मतलब होता है कि पर्टिकुलर संशोधन के लिए, चाहे वमन के लिए, विरेचन के लिए, पर्टिकुलर के लिए कौन कौन से चीजें रिक्वायर होगी। अर्थात द्रव्य संग्रह मतलब इक्विपमेंट। जैसे हम लोग कोई प्रोसीजर अपनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होगी। द्रव्य संग्रह का मतलब इक्विपमेंट, पर्टिकुलर वमन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होगी। अगर किसी व्यक्ति को वमन कराना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है कलेक्ट करके, उसको बोलते हैं द्रव्य संग्रह। तो द्रव्य संग्रह को देखेंगे तो और भी नाम है संभार द्रव्य। आपके पेपर में संभार द्रव्य के नाम से पूछ सकते हैं कि संभार द्रव्य के बारे में व्याख्या करिए। तो ऐसा नहीं कहेगा कि संशोधन उपयोगी संभार द्रव्य, सिंपली कह देगा संभार द्रव्य या विपुल द्रव्य संग्रह। संभार द्रव्य संग्रह या विपुल द्रव्य संग्रह कह सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने चरक सूत्र 2 में अपामार्ग तंडुली अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीजें बात कही है वहां पर। तो हम लोगों ने वमनोपयोगी, वमन से संबंधित कुछ द्रव्य की बात की थी, उसकी बात हम देख रहे हैं। वमन से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मदन फल है, मुलेठी है, नीम है, शहद है, संध है, लवड़ इत्यादि जो है वमन में उपयोग किए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वमन में श्रेष्ठ क्या होता है, मदन फल होता है श्रेष्ठ, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले रखा है।
विरेचन के लिए कौन कौन से द्रव्य यूज किए जाते हैं, उसके कौन कौन से औषधि होती है, तो देखेंगे त्रिवित्र श्रेष्ठ होता है, त्रिवित्र विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है, इसलिए त्रिवित्र है। त्रिफला से भी विरेचन कराते हैं, दंती से भी कराते हैं, उसमें मधु और लवण की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखेंगे शिरोविरेचन अर्थात जिसको हम लोग नस्य बोलते हैं। शिरोविरेचन अर्थात नस्य बोलते हैं, मीन्स नस्य के द्वारा, जो नासा के द्वारा जो औषधि दी जाती है वो क्या करता है, सिरो रोग, नेत्र रोग, मुख रोग, ग्रीवा रोग इत्यादि रोगों में ठीक करता है, तो इसको बोलते हैं शिरोविरेचन। शिरोविरेचन से अपामार्ग बीज में अपामार्ग बीज का प्रयोग किया जाता है। और भी द्रव्य होते हैं लेकिन श्रेष्ठ क्या है, अपामार्ग बीज। तो अगर आपका ये पॉइंट आए कि सिद्धांत विवरण के अंतर्गत इस चैप्टर में संशोधन उपयोगी द्रव्य में आपका बमन का ये हो जाएगा, विरेचन का ये हो जाएगा, शिरोविरेचन का ये हो जाएगा, तो इस बात से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है सिद्धांत विवरण में, आतुरालय निर्माण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग चिकित्सा करनी है, किसी व्याधि की चिकित्सा करनी है, तो वो कहाँ पर होगी, हम लोग जैसे बीमार होते हैं तो हम लोग कहाँ तुरंत जाते हैं, एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में तो आयुर्वेद में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर टर्म आया आतुरालय। आतुरालय या चिकित्सालय, उसको हम लोग चिकित्सालय भी बोलते हैं या रोगालय भी बोलते हैं। तो हॉस्पिटल, चिकित्सालय, रोगालय का निर्माण, ठीक है, आतुरालय का निर्माण। अब यहाँ पर खास बात यह है कि आचार्य चरक ने इस उपकल्पनीय अध्याय के अंतर्गत पर्टिकुलर एक ऐसे घर का निर्माण बताया जहां रोगी की सेवा हो सके, लेकिन उसका नाम नहीं दिया है। तो इसलिए हमने लिखा है कि आतुरालय का वर्णन तो आया है इस चैप्टर में, आतुरालय का वर्णन है, बट उन्होंने टर्म नहीं दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम आतुरालय या चिकित्सालय या हॉस्पिटल, कोई टर्म नहीं दिया है, लेकिन एक ऐसे घर बनाने के लिए कहा है जहां पर रोगी की सेवा हो सके। मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से हॉस्पिटल निर्माण की बात कही है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं कि उन्होंने किस तरह से, जैसे कोई हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल में आप देखते हो कि प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है कि जो रोगी का, जहाँ पर रोगी शयन करेगा उसका एक प्रॉपर अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग रोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट है, विभाग है। उसी तरह से क्या है कि वहाँ पर अलग अलग वेंटिलेशन के लिए विंडो होते हैं, साथ ही साथ लैट बाथ अलग अलग व्यवस्था होती है, किचन खाने पीने की अलग व्यवस्था होती है, मेडिसिन की अलग व्यवस्था होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने चरक ने आतुरालय निर्माण की बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो देखेंगे, बहुत ही क्लियर कट ध्यान देंगे कि उन्होंने कहा कि एक उत्तम घर बनाएं। चरक ने कहा, आतुरालय टर्म नहीं दिया है, उन्होंने कहा एक उत्तम घर बनाएं। उत्तम घर मतलब जो कि रोगी के लिए ठीक होने के लिए उत्तम हो। एक उत्तम घर बनाएं, उसकी खासियत क्या है, तो देखेंगे यहाँ उसकी खासियत हम लोग कुछ ने लिखा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है। वो घर कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट, वो घर कैसा होना चाहिए, दृढ़ अर्थात मजबूत हो। तो ऐसा नहीं है कि बारिश तूफान आए और उसमें कोई क्षति हो, क्योंकि रोगी तो भाग नहीं सकते, तो रोगियों को सुरक्षित रखना है। तो क्या हो, दृढ़ मजबूत हो, लंबे समय तक चल सके। दूसरा चीज, निवात स्थान में हो। निवात स्थान का मतलब हो जाएगा कि जहाँ पर निवात, जैसे देखेंगे निवात, जहाँ बहुत हवा न चलती हो, जहाँ ऐसे जगह पे नहीं हो कि बवंडर आ रहा है, तूफान आ रहा है, ऐसे जगह पे आपका हॉस्पिटल या घर नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा निवात स्थान, निवात, वात मतलब वायु, नी मतलब नहीं, ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ इस तरह की चीज़ें, चक्रवात, तूफान इत्यादि कम से कम होता हो। उसके बाद देखेंगे, घर में हवा आने के लिए, मतलब आने और जाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, आने जाने के लिए क्या है, वेंटिलेशन। घर में हवा आने जाने के लिए एक झरोखा अर्थात विंडो बना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक विंडो की बात कर रहा है, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन की बात भी की है, जैसा कि हॉस्पिटल में होता है। तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन की बात की है, विंडो की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये बोला गया कि घर इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब घर का मतलब वही हॉस्पिटल इतना बड़ा होना चाहिए कि पेशेंट आसानी से उसमें घूम फिर चल फिर सके, मतलब उसका कैंपस या उतना बड़ा होना चाहिए। घर इतना चौड़ा होना चाहिए कि रोगी घर में, मतलब घर का मतलब चिकित्सालय में आराम पूर्वक चल फिर सकता हो। ऐसा नहीं कि एक कमरे का चिकित्सालय हो। तो इसलिए देखते हैं चिकित्सालय का बहुत बड़ा कैंपस होता है, बिल्डिंग होता है। उसके बाद देखेंगे, घर किसी पर्वत की तराई में न हो।
तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसे जगह पे हॉस्पिटल बना हो, वो घर बना हो जिसके साइड में पहाड़ी हो, तो पहाड़ी पे क्या होगा, आंधी तूफान आएगा तो उसके मलबे नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए, रोगी बचने के लिए जाए और रोगी का राम नाम सत्य हो जाए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो घर किसी पर्वत की तराई में न हो। क्लियर। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो वहां दिया ओखल मुसल। तो ओखल मतलब ओखल मुसल का हम लोग आगे प्रयोग देखेंगे कि जरूरत के हिसाब से कोई द्रव्य को खन कूट सके या मूसल का प्रयोग कर सके, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, तो वहां पर दिया ओखल मुसल होने चाहिए, उस चिकित्सालय में ओखल मुसल होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हॉस्पिटल में होता है। देखेंगे वर्च स्थान। वर्च स्थान का मतलब क्या है, पैखाना, लैट। वर्च स्थान, वर्च मतलब होता है मल, पुरुष, स्थान मतलब होता है पैखाना, अर्थात जो लैट बात करते हैं ना, लैटरिंग, लैट की व्यवस्था होनी चाहिए, लैटरिन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा चीज है स्नान गृह, अर्थात बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वर्च स्थान और स्नान गृह की अलग होनी चाहिए। महानस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महानस, महानस का मतलब रसोई, महानस का मतलब रसोई होता है। चरक ने रसोई न टर्म करके महानस टर्म यूज किया है। उन्होंने बोला कि ये चाहे पैखाना हो, चाहे स्नानगिरी हो, चाहे रसोई हो, ये तीनों अपनी जगह पे होने चाहिए और साथ ही साथ अलग अलग होने चाहिए और उचित स्थान पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटा आगे पीछे सब हो, आसपास हो, जिससे कि इन्फेक्शन एक दूसरे से होता रहे। और साथ ही साथ देखेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा के जो 4 पाद होते हैं, वो जो हम लोग अभी पढ़ के आए फर्स्ट ईयर में, चिकित्सा के चतुष्पाद अर्थात वैद्य, औषधि, रोगी, उपचारक से पूर्ण होना चाहिए। तो ये आपके आतुरालय या चिकित्सालय के बारे में बोला है चरक ने, कितना सुंदर तरीके से बोला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। इस सिद्धांत विवरण का तीसरा पॉइंट देखेंगे बमन विधि परिचय। तो हम लोग पहले बमन विधि परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग विरेचन विधि परिचय देखेंगे जो कि नेक्स्ट आपके टॉपिक में है। तो बमन विधि परिचय देखेंगे। तो बमन विधि मतलब सबसे पहले बमन कराना होता है स्नेहन स्वेदन के बाद। तो क्या क्या चीजें कैसे करना है, एक तरह से इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अभी आप डिटेल आप चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे, अभी अलग से डिटेल में पढ़ोगे उसको बाद में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देना कि बमन कराते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस व्यक्ति को बमन कराना है, तो बोला गया है कि जिस व्यक्ति को बमन कराना था तो रोगी वो रोगी होगा, उसे शारीरिक मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो। अगर कोई बहुत क्रॉनिक व्याधि हो, बहुत ऐसी व्याधि जो तंग कर रही है, तो सबसे पहले उस व्याधि को ठीक हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, रोगी शारीरिक मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो, उसकी ये सब व्याधियां शांत हो जाए। जब शांत हो जाए, उसकी चिकित्सा हो जाए, तब उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्नेहन स्वेदन कराएंगे। स्नेहन कराने के बाद स्वेदन कराएंगे और उसके बाद देखेंगे कि फिर सुबह सुबह उसको हम लोग वामक औषधियाँ पिलाएंगे, क्योंकि जो पिलाने के बाद बमन होगा। तो जिस सुबह पिलाएंगे उससे एक रात्रि पहले क्या होगा, रात्रि में व्यक्ति क्या होता है, उसको अच्छे से नींद आया हो। ध्यान देना है कि रात्रि में शयन किया हो, साथ ही साथ रात्रि में खाया हुआ जो रात्रि में शाम को खाया हुआ जो भोजन होता है, प्रॉपर तरीके से सुबह तक पच जाना चाहिए। तो सुखपूर्वक पाचन भी होना चाहिए और रात्रि में नींद अच्छे तरह से आना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या करेंगे, सुबह सुबह क्या करेंगे, सुबह सुबह वामक द्रव्य अर्थात मदन फल कषाय, वामक द्रव्य अर्थात मदन फल कषाय का पान कराएंगे। वामक द्रव्य जो बमन करने वाला द्रव्य अर्थात मदन फल कषाय को सुबह सुबह पिलाएंगे, उचित मात्रा में, उसकी पर्याप्त मात्रा होती है, उसको पिलाते हैं। तो जो वामन द्रव्य कषाय क्या क्या होते हैं इसमें देखेंगे। तो इसमें देखेंगे मधु होता है, अर्थात मधु है अर्थात शहद की मात्रा होती है, और मुलेठी है, मुलेठी देख रहे होंगे, सैंधव लवण है, राब है, इत्यादि से युक्त होगा। तो ये मदन फल कषाय जो होगा, मदन फल क्वाथ जो है, इन सब से युक्त होगा, इनसे युक्त होगा जब पिला देंगे। पिलाने के बाद क्या करेंगे, 2 टर्म कंडीशन हो सकती है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट उसका वेट करेंगे। पेशेंट को सुबह सुबह जब पिला देंगे ये मदन फल कषाय या वामक द्रव्य जो लिक्विड पिलाते हैं बमन के लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, 1 मुहूर्त अर्थात 48, 1 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं। तो वेट एंड वॉच करेंगे तो देखेंगे कि
48 मिनट के बाद ही उसको क्या होते हैं, बमन का वेग प्रारंभ हो जाता है। पहली टर्म कंडीशन क्या है, हो सकता है कि तुरंत ही 48 मिनट बाद ये बमन आना प्रारंभ हो जाए, उसका प्रॉपर बमन हो जाए और बमन का वेग प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बमन होना प्रारंभ हो जाता है। हो सकता है दूसरा टर्म कंडीशन क्या होता है, दूसरा साइड में क्या हो सकता है, अगर वेग नहीं आता है, मान लीजिए किसी किसी को वेग आ गया मीन्स बमन हो जाता है 48 मिनट बाद, और किसी किसी को नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या कराएंगे, जब वेग नहीं आता है अर्थात बमन नहीं हुआ, 48 मिनट के बाद भी बमन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट चरक दिया है, नाखून कटे 2 अंगुली, तो देखेंगे नाखून कटा 2 अंगुली या कमल नाल, कमल नाल हो, कुमुद नाल हो, आप जिस तरह से उसकी डंठल, नाल मतलब डंठल, डंठल से कंठ पर स्पर्श कराएंगे। क्या करते हैं, कंठ पर स्पर्श कराएंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये 2 अंगुलियों से नाखून कटा अंगुलियां हो और बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे, उसको पायलट की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, इस तरह से, तो उसको टच कराएंगे अंगुली से, नाखून कटा अंगुली हो, चाहे वो कमल नाल हो, डंठल हो, कमल की डंठल हो, उससे टच कराएंगे तो ऑटोमेटिक वोमिट हो जाता है। तो ये बमन का वेग प्रारंभ उससे हो जाएगा। तो इस तरह से ये सामान्य विधि है जो कि एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।